हाँ तो विद्यार्थी देखिए, अपन बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, चैप्टर नंबर 9। अपन बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश परावर्तन होता क्या है। प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी भी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपन बात करें प्रकाश के परावर्तन किस अवरोधक के द्वारा टकराकर वापस उसी क्षेत्र में चले जाना जिस क्षेत्र से वह आया है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे अपन कोई मानते हैं ये पृष्ठ है, जैसे मान लो एक कांच की कोई पट्टिका है, इसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई है। कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो इस पृष्ठ के किसी बिंदु के ऊपर आपतित होती है, तो वह इससे टकराने के पश्चात यह प्रकाश की किरण वापस उसी क्षेत्र में लौट जाएगी जिस क्षेत्र से ये आती है। आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो कहलाती है आपतित प्रकाश की किरण, जाने वाली होती है वो कहलाती है परावर्तित। इन दोनों किरणों के जो पृष्ठ के ऊपर बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर इस पृष्ठ के सापेक्ष यदि अपन एक लंब डाल दें तो इसको अपन अंकित करते हैं अभिलंब किरण से। आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण I, जिसको अपन कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण, जिसको अपन कहते हैं कोण R। कोण I का मान सदैव कोण R के बराबर होता है, जिसको अपन जाके पदों में लिखे तो साइन I बराबर सदैव होता है साइन R। ये अपने प्रकाश का परावर्तन। अब अपन देखें कि प्रकाश का परावर्तन प्रत्येक वस्तु जो अपने को दिखाई पड़ती है वो सभी प्रकार वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश का परावर्तन करती हैं, अर्थात उनसे टकराकर प्रकाश होता है वो परावर्तित हो जाता है। जैसे अपन बात करें कमरे के अंदर प्रकाश की किरणें सीधी नहीं आती हैं क्योंकि चारों तरफ दीवारें लगी हुई है, फिर भी ये टकराकर और इनसे रोशनदान होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, जंगले होते हैं, इन जंगलों से प्रकाश की किरणें होती हैं, ये अपने रूम में कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं जिसके कारण उजाला रहता है। अपन बात कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन अपन बात करते हैं दो पृष्ठों के द्वारा, एक मानते हैं अपन समतल और दूसरी मानते हैं अपन गोलीय, अर्थात एक वक्र के रूप में हो। सबसे पहली बात करते हैं अपन कि भाई कोई भी समतल है, कांच की पट्टिका है, उस कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो ये कहलाता है समतल दर्पण। और यदि गोलीय पट्टिका की एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, चाहे वो अंदर की तरफ करे या बाहर की करे, वो कहलाता है गोलीय दर्पण। तो अपने बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या हुए, यदि किसी भी कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो वह पट्टिका दर्पण कहलाती है। अब दर्पण कितने प्रकार के हो गए अपने पास, दो प्रकार के, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होती है वह समतल होती है और गोलीय दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ होती है वह गोलीय होती है। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषताओं की अपन बात देखें तो समतल दर्पण के ऊपर बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा दिखाई देगा, अपने को सीधा दिखाई देता है। साथ में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के समान साइज का होता है। यहाँ से दर्पण से और जो अपनी वस्तु है या बिंब है इसके मध्य की दूरी, और जहाँ से दर्पण से और जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसके मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। अर्थात दर्पण से जितनी दूरी के ऊपर बिंब होता है उतनी ही दूरी के ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक विशेषता होती है इसके अंदर, समतल दर्पण के अंदर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनका दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। इसको कहते हैं अपन पार्श्व विस्थापन। तो पार्श्व विस्थापन क्या हुआ, समतल दर्पण के अंदर वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, यह कहलाता है पार्श्व विस्थापन। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की अपन ने विशेषताएं भी देख ली हैं। अब बात करते हैं अपन गोलीय दर्पण की, कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। कोई भी गोला माने अपन, उस गोले के कटे हुए भाग होते हैं।
जैसे अपने पास एक कोई गोला है जिसकी त्रिज्या है अपने पास r। अब दर्पण को अपन किसी गोले से काटते हैं तो अपन इसको गोले से काट लिया, ये अपने अलग कर लिया ये भाग, अर्थात ये वाला पार्ट है अपना है दर्पण। अब इस दर्पण के ऊपर अपन दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं, या तो इस दर्पण के ऊपर इस कटे हुए भाग के ऊपर या तो अपन बाहर की तरफ पॉलिश करें या फिर इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दें। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। यदि अपन बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो इसका धसा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और इससे ये ऐसी आकृति होती है वो कहलाता है अवतल दर्पण। यहां पर अपन देखें तो धसे हुए भाग में परावर्तक पॉलिश की है तो परावर्तक पृष्ठ का कार्य यहां पर करता है उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ भाग जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हो गए दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहां पर अपन इससे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। अपन ने अभी देखा है कि गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोले की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या इसके लिए कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। इसके दर्पण जो अपन ने काटा इसका मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव और इसको प्रदर्शित करते हैं अपन P से। जो गोले का केंद्र था ये केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यदि इस वक्रता त्रिज्या को काल्पनिक रूप से और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या को यदि काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा दिया जाता है तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब कोई भी दर्पण है उसके ऊपर यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जैसे मान लेते हैं अपना ये दर्पण है, इसका ये ध्रुव P हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष मान ली अपन ने, और ये हो गई वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की। इसको अपन ने दूरी को लिख दिया r से। ये वक्रता केंद्र है अपना। मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजरी है, यह बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से और ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। ये अपनी गोलीय जो अपने दर्पण है इनसे संबंधित परिभाषाएं हो गई। अब अपन बात करते हैं गोलीय दर्पणों से प्रकाश परावर्तन के नियम, किनसे प्रकाश का परावर्तन कैसे कैसे होता है। इसके अपन पढ़ेंगे कुल मिला के 4 नियम, जिसमें पहला बात करते हैं अपन प्रथम नियम की। सबसे पहले केवल अपन बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। गोलीय दर्पणों में भी अवतल दर्पण से प्रकाश परावर्तन का जो नियम है, सबसे पहली स्थिति देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये P, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गई वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के यदि समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो गुजरती है फोकस से। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यदि अपन वक्रता केंद्र C से यहाँ पर एक लंब डालेंगे तो ये कोण हो गया I और ये कोण हो गया R। प्रकाश परावर्तन के नियमों की वही पालना होती है जो अपन ने पढ़ा है कि कोण I बराबर कितना होता है, कोण R। रूल नंबर 2 की अपन बात करें, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित हो, अर्थात फोकस से इसके ऊपर आए दर्पण के ऊपर, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपतित, ये परावर्तित। यहाँ से अपन इसके ऊपर लंब डालें इस बिंदु के ऊपर तो ये कोण I और ये कोण हो गया R। वही प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वहाँ की इनकी पालना यहाँ भी होती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। रोल नंबर अपन 3 की बात करें,
ये ध्रुव P, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी मार्ग से लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र C से ही वापस चली जाती है। रूल नंबर 4, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव P के ऊपर तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक निकल जाती है। इसके अंदर जो अपनी मुख्य अक्ष है ये अभिलंब का कार्य करती है, अर्थात ये कोण I और ये कोण कहलाता है R। वही प्रकाश के परावर्तन के नियमों से कोण I बराबर कितना होता है, कोण R। अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। पहली कंडीशन ठीक उसी प्रकार से, यदि प्रकाश की किरण इसका मुख्य फोकस बिंदु इस तरफ होगा, वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, आभासी स्थिति होती है। यह आपतित प्रकाश की किरण यहां से यदि अपन वक्रता केंद्र C से इसके ऊपर अभिलंब डालें तो ये कहलाएगी अभिलंब किरण, ये आपतित, और ये कहलाएगी परावर्तित। ये कोण I बराबर क्या होगा, कोण R। आभासी स्थिति होती है इसकी। स्थिति नंबर 2 की बात अपन करें, यदि प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो, यदि प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि यहां पर भी अपन वक्रता केंद्र C से अभिलंब खींचे तो ये कोण I और ये कोण होता है R। स्थिति नंबर 3 की अपन बात करें, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वह वापस इसी मार्ग से लौट जाती है। स्थिति नंबर अपन 4 की बात करें, यदि ध्रुव P के ऊपर प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक ही वापस निकल जाती है, तो ये कोण I और ये कोण होगा R। ये अपने हो गए प्रकाश परावर्तन के नियम, अवतल दर्पण के प्रकाश परावर्तन के नियम, और ये हैं अपने उत्तल दर्पण के प्रकाश परावर्तन के नियम। इन्हीं नियमों के आधार के ऊपर अपन विभिन्न स्थितियों के बारे में अगले लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे कि जब वस्तु विभिन्न स्थितियों के अंदर अवतल दर्पण के ऊपर और उत्तल दर्पण के ऊपर स्थित हो तो उनका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है।